देना बेटा एक शीट। मेरे बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया उन्हीं पर बेस्ड है। क्या डायमेंशंस का 5 मिनट रिवीजन कराना जरूरी है? अब फॉर्मूले बता दो, 2 4 बेटा। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का वेरी गुड MLT-2, वर्क या एनर्जी का ML²T-2, सरफेस टेंशन का भूल गए। बिल्कुल सही जवाब आ गया है जिसने भी बोला है MT-2। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, विस्कोसिटी बिल्कुल सही जवाब जिसने भी दिया है बेटा ML-1T। किसने जवाब दिया बेटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? गुड। नहीं, ये तूफान ढाने के मूड में है। और बाकी देखो रटने की जरूरत नहीं, अब जब न्यूमेरिकल करोगे अपने आप तैयार होने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, डीपीएस है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है assuming the critical velocity of the viscous liquid depends upon critical velocity। पहले मैं बता दूं बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी होती क्या है। जब कभी लिक्विड बहुत स्लोली मूव करता है तो वो आवाजें नहीं करता, शोर शराबा नहीं करता, बिल्कुल स्मूथ बहता है। और यदि वेलोसिटी उसकी बढ़नी शुरू हो जाए तो एक समय ऐसा आता है कि बेटा उसमें बहुत तेज आवाज होने लगती है, शोर होने लगता है। उससे रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी और बता दूं और साथ में बता दूं रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये याद रखो बेटा, थ्योरी न्यूमेरिकल के साथ, न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल चलेंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ थोड़े थ्योरी के पॉइंट भी समझाते चलेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? अभी न्यूमेरिकल शुरू नहीं हुआ। स्ट्रीमलाइन फ्लो किसे कहते हैं बेटा? जब कभी किसी ट्यूब में लिक्विड का फ्लो हो रहा हो और एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाले सभी मॉलिक्यूल्स एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जाएं। जैसे इस पॉइंट से पहला मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ गया, अगला मॉलिक्यूल जब उसकी जगह आया इस पॉइंट पर तो वो भी 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में गया। मेरे बेटा तीसरा मॉलिक्यूल आया, जब तीसरा मॉलिक्यूल इस पॉइंट पर आया वो भी 2 मीटर पर सेकंड से इसी डायरेक्शन में गया। यदि ऐसा फ्लो होता है तो इसे बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। All molecules passing through the given point move with same velocity। और जब आपने सेम वेलोसिटी कह दिया तो डायरेक्शन तो सेम है ही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाए तो वो सेम नहीं रहते। यदि मैं कह रहा हूँ सेम वेलोसिटी तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और मेरे बालक डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसा फ्लो कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। अच्छा, जितने भी यहां से जाएंगे वो सब एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, जरूरी नहीं 2 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। जितने भी मॉलिक्यूल यहां से गुजरेंगे वो एक ही वेलोसिटी से गुजरेंगे। तो मेरे बेटा क्या हर फ्लो में ऐसा होता है? नहीं, कुछ फ्लो ऐसे होते हैं कि इस पॉइंट से पहला मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकंड से इधर गया, दूसरा मॉलिक्यूल 3 मीटर पर सेकंड से इधर गया, तीसरा मॉलिक्यूल 4 मीटर पर सेकंड से यहां चला गया। इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल यहां से गुजरेंगे एक ही वेलोसिटी से गुजरेंगे, एक ही डायरेक्शन में। इसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। तो मेरे बेटा टर्बुलेंट फ्लो में एक ही पॉइंट से जाने वाले मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से जा सकते हैं। तो यदि सारे मॉलिक्यूल एक पॉइंट से जाने वाले सारे मॉलिक्यूल एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्ट्रीमलाइन, नहीं तो टर्बुलेंट। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही बात कर रहा हूं। मान लीजिए इस ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है,
लेट अस इमेजिन कि यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, तो पहला मॉलिक्यूल यहां से एंटर हुआ, यहां से एग्जिट हो गया। इस पाथ को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन। दूसरा मॉलिक्यूल यहां से गुजरा, यहां से चला गया, ये दूसरी स्ट्रीमलाइन। तीसरा मॉलिक्यूल यहां से एंटर हुआ, यहां से निकल गया, ये तीसरी स्ट्रीमलाइन। हर मॉलिक्यूल का पाथ स्ट्रीमलाइन कहलाता है। दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मैं इसकी तो बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, एक मॉलिक्यूल यहां से गया और दूसरा यहां से गया, यानी दो मॉलिक्यूल के पाथ इंटरसेक्ट कर गए। ऐसा नहीं होता। तुम कहोगे क्यों? मेरे बेटा स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन क्या थी? एक पॉइंट से जाने वाले सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से जाएंगे, लेकिन मान लो एक मॉलिक्यूल इधर से गया, दूसरा इधर से गया, तो इस वाले पॉइंट पर तो गड़बड़ हो गई। एक मॉलिक्यूल इस पॉइंट से इधर गया, एक मॉलिक्यूल इस पॉइंट से इधर गया, यानी दो मॉलिक्यूल एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में गए, जो कि स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, यानी ये टर्बुलेंट फ्लो है। अभी तक क्या सीखा? दो तरह के फ्लो होते हैं, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक पॉइंट से जाने वाले, रिकॉर्डिंग देखते रहना, ऑन चल रही है, एक ही पॉइंट से जाने वाले सारे मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से जाते हैं। और टर्बुलेंट फ्लो होता है, एक पॉइंट से जाने वाले मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक मॉलिक्यूल का पूरा पाथ स्ट्रीमलाइन कहलाता है। पहला मॉलिक्यूल यहां से गया, यहां से निकला, पहली स्ट्रीमलाइन। दूसरा यहां से गया, यहां से निकला, दूसरी स्ट्रीमलाइन। तीसरी स्ट्रीमलाइन। दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, अदरवाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं तो क्या होगा, तो इंटरसेक्शन पर एक मॉलिक्यूल तो इधर गया, एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक ही पॉइंट पर दो मॉलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन में गए। ऐसा स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। और यदि स्ट्रीमलाइन फ्लो की डेफिनेशन के अगेंस्ट है तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन है ही नहीं। जिसको समझ में आ गया तो बैठ। क्या दो मॉलिक्यूल एक दूसरे का रास्ता काट सकते हैं? तभी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, साइलेंट फ्लो। एक बात बताओ, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे का रास्ता नहीं काट रहे, पहला यहां जा रहा है, दूसरा यहां जा रहा है, उनमें कोई टक्कर नहीं हो रही, कोई किसी का रास्ता नहीं काट रहा, तो ये फ्लो होता है साइलेंट। अच्छा, जब मॉलिक्यूल टर्बुलेंट, एक मॉलिक्यूल यहां गया, एक यहां गया, उनमें टक्करें हुई, टक्करों से क्या होता है? शोर शराबा। ऐसे फ्लो में आवाज होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो नॉइजलेस होता है, टर्बुलेंट फ्लो नॉइज वाला होता है, शोर शराबे वाला होता है। तो यदि बेटा एक फ्लो साइलेंट है, एक शोर शराबे वाला है, आपके घरों में आजकल आपको मालूम है 50 रुपए का टैप भी अवेलेबल है और 14,000 रुपए का टैप भी अवेलेबल है। 14,000, 15,000 के टैप आ रहे हैं, नल आ रहे हैं। तो क्या अंतर है बेटा? उनकी टेक्नोलॉजी। जो 14,000 रुपए का टैप है, वॉश मशीन में लगा दो, ऑन करो, आप जब तक देखोगे नहीं, पता नहीं चलेगा पानी चल रहा है। देखेंगे कि अरे कितनी देर पानी चल रहा है, और यदि मुंह पलट के फेर के खड़े हो गए, पता ही नहीं, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन है, उसमें निकलने वाला कोई मॉलिक्यूल किसी का रास्ता नहीं काटता, इसीलिए उस नल में आवाजें नहीं होती। उस नल को बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज होती है जैसी एरोप्लेन में होती है। एरोप्लेन भी स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, आजकल कारें भी स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। हाई टेक्नोलॉजी से ही हाई कॉस्टिंग आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी तो खर्चा निकालना पड़ता है। कई बार लोग लेकर के कहते हैं, अबे बता इतनी सी चीज 2,000 रुपए की, भाई साहब इसे रिसर्च करके जिसने बनाई, जो हजारों लाखों रुपए रिसर्च में खर्च हुए, वो भी तो तुमसे लेंगे। जब उनका खर्चा पूरा हो जाता है तो वो फिर फ्री कर देते हैं, मतलब सस्ता कर देते हैं। कई लोग कहते हैं टोल क्यों लेते हैं, गुस्सा भी आता है।
यहाँ से हरिद्वार जा रहे हो इतने का डीजल नहीं लगता जितने का टोल लग जाता है। भाई साहब ये जो सड़कें बनाई जा रही है सरकार पे पैसे नहीं है। आजकल क्या होता है, ठेकेदार से कह दिया तू सड़क बना ले, तू ही पैसे वसूल लियो पब्लिक से, 10 साल तक जितने भी लोग गुजरेंगे वो तेरे को टोल देंगे। ठेकेदार ने अपनी जेब से पैसा लगा करके सड़क बना दी, अब वो लोगों से वसूल रहा है, जो यूज कर रहे हैं उनसे वसूल रहा है। जब उसका पूरा खर्चा निकल जाता है टोल हटा देते हैं। वो बात अलग है, आजकल गवर्नमेंट भी चालू हो गई है, टोल हटाते ही नहीं। पहले रूल ये था कि टोल हटा दिया जाए पेमेंट आने के बाद, लेकिन वो हटते नहीं है, वो परमानेंट चल रहे हैं। खैर मैं अपने मुद्दे से भटक रहा हूँ, अपने पॉइंट पर आ गए। तो बताओ बेटा कैसा होना चाहिए टैप वगैरह, स्ट्रीमलाइन, आवाजें। अच्छा, टर्बुलेंट फ्लो एक तो शोर बहुत करता है। कभी आजकल तो म्यूनिसिपैलिटी के नल दिखते नहीं सड़क किनारे, उन्हें ऑन करो तो पानी कम आवाजें ज्यादा की, और ऊपर से छींटे। भाई तुम बताओ, एक बूंद यहाँ से आई एक बूंद यहाँ से टकरा के छिटकेगी तो सारे में पीने के साथ नहाना फ्री। कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा होगा, ऐसे टैप देखें कहीं पे सड़क किनारे, कभी प्यास लगी हो कभी। भाई वैसे तो सब आजकल कौन सड़क किनारे पानी पीता है। हम लोग थे कहीं पे हैंडपंप भी दिख गया तो खेचा और पानी पी लिया। आजकल तो हैंडपंप भी नसीब से देखने को मिलता है। तो ये थे तो स्ट्रीमलाइन। अच्छा, नदियाँ जो होती है वो टर्बुलेंट होती है, कैनाल स्ट्रीमलाइन होती है। क्यों? क्योंकि जो कैनाल है वो मैन मेड है। कैनाल के बॉटम को प्लास्टर किया जाता है, और जब प्लास्टर रहता है तो पानी स्मूथली बहता है, उसमें आवाजें बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत तो होती है ना, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन है। नदियाँ टर्बुलेंट होती है क्योंकि नदियाँ नेचुरली बनी है, उनकी बॉटम पे पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े, तो पानी जब उनसे जाता है तो टकरा के उछलता है और दूसरे पानी के मॉलिक्यूल से टकराता है। ये इससे टकराएगा, वो इससे टकराएगा, तो यहाँ अफरा तफरी सी मची रहती है नदी में। कभी नदियों में शोर ज्यादा होता है, कैनाल में नहीं होता। कैनाल का बॉटम में बेटा स्टोन ना के बराबर है, नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है, प्लास्टर करके बनाया गया है, तो शोर शराबा नहीं होता। तभी कैनाल खतरनाक होती है। कैनाल में क्या है, अब देखने में तो ऐसा लगेगा पानी बड़ा शांत है, भाई साहब बच के रहना, इसका बहाव बहुत तेज है, शोर नहीं कर रहा। नदियां हौला ज्यादा मचाती है, खतरनाक कम होती है, क्योंकि उसमें पानी टकरा के इधर उधर उछलने से आवाजें ज्यादा है लेकिन स्पीड ज्यादा नहीं होती। तो मैंने तुम्हें जो बताया, अब आप कहोगे इस चीज का डायमेंशन से क्या मतलब है। मेरे बेटा एक डायमेंशनल फॉर्मूला है रेनॉल्ड नंबर। यदि किसी ने शीट में पास हुआ हो, देखा हो, तो कहीं पे लिखा मिला होगा रेनॉल्ड नंबर। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनॉल्ड। बेटा कोई भी दिन एब्सेंट मत हो ना, न्यूमेरिकल्स के बीच बीच में भी थ्योरीज आएंगी। कई टॉपिक में न्यूमेरिकल्स के साथ के लिए छोड़ देता हूँ कि जब आएगा उसी समय बता देंगे। हमारे एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड, उन्होंने स्ट्रीम लाइन फ्लो कब होगा, टर्बुलेंट कब होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया था। क्या रिसर्च करी, कैसे फॉर्मूला बना, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला बनाया था। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है ये। कोई पढ़ के बता सकता है क्या है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला? आप लोगों ने डीवीडी देखी है कभी? सीडी डीवीडी, ऊपर है डीवीडी और नीचे है ईंटा, ईंट ब्रिक। ऊपर क्या है? डीवीडी, नीचे क्या है? यही रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है। यदि कभी रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला भूल जाओ, ईंट पे रखी हुई डीवीडी देख लेना। नीचे है ईंटा मतलब ईंटा, ऊपर है डीवीडी। अब पहला डी है डेंसिटी, दूसरा डी है डायमीटर, और ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उन्होंने कहा कि किसी पाइप में लिक्विड बह रहा है, वो स्ट्रीमलाइन होगा या नहीं, उसका पता लगा सकते हैं एक नंबर से, रेनॉल्ड नंबर। आप
पाइप का डायमीटर यहां लिख दीजिए, लिक्विड की वेलोसिटी यहां लिख दीजिए, बहने वाले लिक्विड की डेंसिटी यहां लिख दीजिए और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहां लिख दीजिए कि चिपचिपा है या कैसा है। रेनॉल्ड नंबर आ जाएगा। यदि रेनॉल्ड नंबर बहुत कम है तो वो स्ट्रीमलाइन है, रेनॉल्ड नंबर बहुत ज्यादा है तो टर्बुलेंट है। रेनॉल्ड नंबर कम होना स्ट्रीमलाइन होने की पहचान है, ज्यादा होना टर्बुलेंट की पहचान है, मीडियम होना यानी थोड़ा स्ट्रीमलाइन थोड़ा टर्बुलेंट। अब जैसे कैनाल बिल्कुल तो साइलेंट नहीं है, क्या कैनाल में जरा भी आवाज नहीं होती? थोड़ी बहुत तो आती है, पानी बहने की हल्की तो आती है, तो थोड़ा बहुत तो टर्बुलेंट है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन है। तो डीवीडी अपॉन ईटा, बोलो क्या है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला? अच्छा, रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहला डी है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैंने मास की एम और वॉल्यूम की एल लिख दी। वी है वेलोसिटी, एल टी माइनस 1 या एल अपॉन टी। तीसरा है डायमीटर, डायमीटर इज अ काइंड ऑफ लेंथ, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml माइनस 1 t माइनस 1। चेक करते हैं कि क्या आया। ये एल क्यूब ऊपर जाके बन गया एल माइनस 3। अब देखो L1 L1 एल स्क्वायर और एल माइनस 3, एल माइनस 1 से एल माइनस 1 कट गया यानी सब गायब। चेक कर लेना यार, ये क्या सिखाने की बात है, इतना तो कटिंग फिटिंग जानो। मेरे बेटा t माइनस 1 से ये t कट गया क्योंकि ये ऊपर आके ये भी माइनस 1 है, m से m कट गया तो ये है डायमेंशन लेस, या कह दो m0 L0 T0, ये डायमेंशन लेस है रेनॉल्ड नंबर। और वैसे ही नाम से ही सुन लो, नंबर डायमेंशन लेस है। क्लियर हो गया? रेनॉल्ड नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी, तुम बताओ रेनॉल्ड नंबर कम होने पे कैसा फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन या टर्बुलेंट? ज्यादा होने पे? अच्छा, जब वेलोसिटी कम होगी तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, स्ट्रीमलाइन। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर ज्यादा होगा, टर्बुलेंट। तो कोई तो बाउंड्री होती होगी कि इस वेलोसिटी से कम स्ट्रीमलाइन, इस वेलोसिटी से ज्यादा टर्बुलेंट। भाई मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी कम होने से स्ट्रीमलाइन, मैं कह रहा हूं वेलोसिटी ज्यादा होने से टर्बुलेंट। तो भाई साहब कोई तो बाउंड्री होती होगी कि इस वेलोसिटी से नीचे स्ट्रीमलाइन और इसके बाद टर्बुलेंट। उसी बाउंड्री को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होने पर स्ट्रीमलाइन और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होने पर टर्बुलेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो एल टी माइनस 1 ही होगा। क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? देख मैंने काफी डिटेल में समझा दिया। अब रेनॉल्ड नंबर के बारे में ए टू जेड सब जान गए। एक सेकंड में रिवीजन, फिर क्वेश्चन नंबर 1। पहले बताओ बेटा, यदि सारे मॉलिक्यूल एक ही पॉइंट से एक ही वेलोसिटी में जाए तो फ्लो अलग अलग वेलोसिटी से खत्म। क्या स्ट्रीमलाइन में मॉलिक्यूल एक दूसरे का पाथ कट करते हैं? तो ये साइलेंट होता है या नॉइजी? नॉइजी कौन सा होता है? रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला डीवीडी अपॉन ई, इसे बोलते हैं विजुअलाइज मेमोरी। कई बार फार्मूलों को किसी चीज की शक्ल दे दो तो वो याद करना आसान हो जाता है। तुम लोग जब पहले दिन आए थे मैंने कुछ ट्रिक्स सिखाई थी तुम्हारे को, शॉर्टकट याद है? वो फिर किसी दिन मौका लगेगा फिर सिखाऊंगा। ये चीजें मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि फॉर्मूले के बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद करे जाए। डीवीडी अपॉन ईटा तो ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रेडियस, डेंसिटी, विस्कोसिटी, यूज द मेथड ऑफ डायरेक्शन टू फाइंड द रिलेशन। देख बेटा वो कह रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन का मतलब इसके फॉर्मूले में रेडियस है, विस्कोसिटी है और डेंसिटी है।
हमें नहीं पता पावर क्या है। मान लो बेटा इसकी पावर ए है, इसकी बी, इसकी सी, और कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जरूर होगा, तो उसे लिख देते हैं के। इस तरह के क्वेश्चन करवा चुका हूं ना मैं। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन रखने हैं और एबीसी निकालना है। जैसे ही एबीसी निकलेगा आंसर आ जाएगा। तो हेल्प आप कराओ भाई, इस तरह के तो मैंने कई करा रखे हैं, तो हेल्प आपकी चाहिएगी। जब भी कहेंगे कि ये डिपेंड करता है इन पर, तो उनकी पावर नहीं पता, एबीसी ले लो। एबीसी लेने के बाद कांस्टेंट के ले लो, क्या पता कोई कांस्टेंट भी हो, और कांस्टेंट के लेने के बाद डायमेंशन रखो। अब आप बताओगे मैं रखूंगा वेलोसिटी, मास तो है नहीं, तो मास की पावर 0, ये लिख दिया भाई। हेल्प करोगे तो आपका यही तैयार हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ बताए, घर जाके इसे करना भी मत, सॉल्व वाले करना, इन्हें तो यहाँ समझ लो और इनके जैसे दूसरे करो। मैंने एक बात और बोली थी, कभी स्कूल वाले का ये बुक करो वो बुक करो, बेटा हर बुक में एक जैसे क्वेश्चंस हैं, डिजिट बदल जाती है, जो चाहे बुक से करो। अब डायमेंशन चल रहा है तो सिर्फ डायमेंशन के करो। ये गड़बड़ होती है कि आप एरर्स के कर रहे हो, वो कैसे हो जाएंगे। डायमेंशन के करो, जो भी दिक्कत आए कल को लेके आ जाओ, गुरुजी ये वाला नहीं होगा। दुनिया की बुक कोई भी हो, मैं हूं ना, ठीक। बोलो बेटा, तो राइट साइड के तो कांस्टेंट है, आर रेडियस है, आप बोलो मुझे नहीं पता, पावर ए। डेंसिटी अपने आप निकालो, मास अपॉन वॉल्यूम, m/L3 ml-3। लेकिन पावर बी है, विस्कोसिटी, लेकिन यही मैंने कहा था भाई, याद अपने आप होंगे, 2 बार आज फॉर्मूले में यूज हुआ, अपने आप हो गया। ml-1 t-1 पावर सी। अब राइट साइड में m की पावर तो है b+c, l की पावर a-3b-c, चेक आप करते रहो, t की पावर बस -c, कुछ छोड़ तो नहीं दिया मैंने। अच्छा अब कंपेयर करो इसको इससे। सबसे पहले इसकी पावर की बजाय t की पावर लो, वो सबसे छोटी है, c निकल जाएगा। तो t की पावर है -c, t की पावर है -1, तो -c यहां पे लिख देना, कंपेयर द पावर्स या कंपेयर डायमेंशंस। तो -c = -1, तो c = अब इससे बड़ी जरूरी थोड़ी पहले मास की कंपैरिजन करनी है भाई साहब, जो इजी लगे, जो आसानी से निकलने वाला। मुझे दिख गया कि t की पावर -c है, जो निकलेगा सबसे पहले। अब m की पावर b+c, m की पावर 0, तो b+c = 0, b+1 = 0, b = -1। अब लेंथ की पावर, लेंथ की डायमेंशन a-3b-c = 1, b को रख दो -1, तो -1 × -3 +3, c को रख दो 1। समझ में आ रहा है? तो c = कितना हो गया भाई, 2 -3 -1 हो गया, तीनों पावर आ गई, पुट इन फर्स्ट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला k, r की पावर a, ये c है, a है ना, a = r की पावर a है -1, रो की पावर b है -1, और ईटा की पावर c, ईटा है 1। क्लियर हो रहा है? तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला k/r⁴। ठीक है बेटा। अच्छा के वगैरह की के की वैल्यू यदि आपको मालूम है तो लिखे आओ भाई। एक बात होता है, दुनिया में सारे फॉर्मूले आपको याद थोड़ी है, सबके कांस्टेंट पता थोड़ी है। पता हो तो लिख के आओ, नहीं पता तो मत लिख के आओ। अगले नंबर पर आ गए बेटा, मेथड तो समझ में आने लग रहा है क्या, दोबारा पूछना है? अगला क्वेश्चन, चेक द इक्वेशन।
भाई साहब check the equation 2. Check. Question number 2. H is equal to 2t cos theta upon r square dg. और t की जगह दे रखा है सिग्मा. वो कह रहे हैं सिग्मा है सरफेस टेंशन, थीटा तो थीटा है ये, r है रेडियस, d है डेंसिटी और g तो बताइए. वो कह रहे हैं चेक करके बताना. गलत है, लेकिन नहीं, आपको डायमेंशन के हिसाब से चेक करोगे. मुझे तो पता नहीं बेटा. लेफ्ट हैंड साइड 2 कॉलम बना दो और अब हेल्प करवा दो. अच्छा, कोई एब्सेंट था सैटरडे को, वो फ्राइडे को? एक वीडियो देख लीजिए बेटा, पक्का. और कोई एब्सेंट था? आज जो एब्सेंट है खड़े हो ना बेटा. कोई नहीं है कोई बेटा? चलो अब आप बताना शुरू करो. एच का मैं चुप हो रहा हूं, अब मैं अपने गले को आराम दे रहा हूं. आप बोलोगे एच, जोर से बोलो, फिर से बोलो. 2 सिग्मा सरफेस टेंशन है ये. बिल्कुल सही जवाब. मैंने इसीलिए लिखवाया था, ये बहुत यूज होता है. सरफेस टेंशन, फिर से बोलो. एक लास्ट पर और. अब मेरे बेटा सरफेस टेंशन हो गया mt-2 cos थीटा. भाई बोलो बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस भी लेंथ, हाइपोटेनस भी लेंथ. अब यदि बेस भी लेंथ, हाइपोटेनस भी लेंथ, तो ये तो गया डायमेंशनलेस. आर स्क्वायर रेडियस है, एल स्क्वायर डेंसिटी, ml-3 g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2. तो बेटा m से तो m कट गया, t-2 भी गया, l स्क्वायर और l क्यूब और l-3 खत्म. तो ये कैसा आ गया? डायमेंशनलेस. अरे भाई साहब, लेफ्ट साइड है l, राइट साइड है डायमेंशनलेस. मैंने कहा था किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट सेम डायमेंशन होने चाहिए. यहाँ पे लेफ्ट है l, राइट है डायमेंशनलेस, तो आप लिख दोगे एज लेफ्ट हैंड साइड एंड. मैं बोल दो, मेरा इंतजार करते रहोगे. एज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूले. तो इक्वेशन इज, और यदि राइट होगा तो अच्छा, बहुत मुश्किल लग रहे हैं डायमेंशन. सारा इजी लगेगा. मैं तो हमेशा कहता हूँ बेटा, डिफिकल्ट वो है जो आपको आता हो, और ये मेरी डेफिनेशन है. इजी वो है जो आता हो. हाँ जी, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 3. देखिए क्या बढ़िया है. वो कह रहे हैं यदि बेटा थर्ड में f इज इक्वल टू a√x प्लस bt स्क्वायर, जहां f है फोर्स, x है डिस्टेंस और t है टाइम, तो a/b की डायमेंशन बताइए. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आया हुआ है, 11th में भी आता है, लेकिन ये 11th से ज्यादा जेई और नीट वालों की पसंद है. बच्चे सोचते हैं जेई नीट का सिलेबस अलग है. बेटा जो 11-12 का है वही है, बस लेवल एक स्टेप बढ़ जाता है. उदाहरण के तौर पे 2x4 भी प्रोडक्ट है, 7.2 sin 30 भी प्रोडक्ट है. लेवल में डिफरेंस है, सिलेबस एक ही है. तो ये अब कंपटीशन का बन गया. वो मेरे से कह रहे हैं a/b का डायमेंशन बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए. अब दिमाग लगाना, मुझे ये बताइए, ये दो चीजें अब लिखने का तरीका भी देखना है. ये और ये ऐड हुए हैं, सेम डायमेंशन होने चाहिए.
और इसके बराबर डायमेंशन होना चाहिए। आप एक बात बताओ, लेंथ में लेंथ को ऐड करो, लेंथ आती है, वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करो, वेलोसिटी आती है। तो गारंटेड ये भी फोर्स है, तभी तो फोर्स में फोर्स को ऐड करने से फोर्स आएगा। क्या फोर्स में वेलोसिटी को ऐड करके फोर्स आ सकता है? क्या फोर्स में मास को ऐड करके फोर्स आ सकता है? तो गारंटेड ये क्या है? फोर्स ही है, ये भी पूरा मिलके, ये पूरा भी फोर्स है, तभी दो फोर्सेस का सम एक फोर्स है। ये था इसकी जड़, यानी बेटा ए रूट एक्स का डायमेंशन फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये एक तरह का फोर्स है। मैं यदि ब्रैकेट ना बनाऊं तो मैंने गलत लिख दिया, मैं यहां पर लिख दूं ए रूट एक्स इजिकल टू एफ। भाई साहब बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए रूट एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ। ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। लेकिन यदि मैं इसे डब्बा बंद कर दूं, अब सही है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने का मतलब है डायमेंशंस। अब मैं कह रहा हूं इसकी डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन के इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है, कई बार बच्चे टेस्ट में आते हैं, सर मैंने तो सही किया था, ये नंबर क्यों कट गए? मेरे बेटा जिस चीज पर जो मतलब यदि ब्रैकेट ना लगाए तो सारा साइंस ही बदल दिया तुमने, तो उस पर तो नंबर कटने चाहिए। तुम अच्छा कभी भी ये सोचो, टीचर का क्या जा रहा है, मैं तुम्हारे गलत में भी 5 में 5 दिलवा दूं तो क्या मेरे कुछ घिस रहा है? लेकिन तुम लोगों का तो एक बेस ही खराब हो जाएगा ना। गलती पता चलेगी तभी तो इम्प्रूव करोगे। तो मेरे बारे में बताओ, ए रूट एक्स इजिकल टू एफ या ए रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इजिकल टू एफ का? तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो जवाब है एफ अपॉन रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। रूट एक्स को इधर ले गया नीचे, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला है एमएलटी माइनस 2 और रूट एक्स है डिस्टेंस, रूट एल का मतलब एल की पावर हाफ, रूट एक्स है लेंथ, तो रूट एल, तो बेटा ये बन जाएगा एम एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस 2। ये आ गया ए का। नाउ फोर्स में फोर्स ऐड करके ही फोर्स आता है, ये भी फोर्स है डायमेंशन के हिसाब से। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 ये लिखा था, पॉइंट नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, आप गलती बताना। क्या इस समय मैंने सही लिखा है? क्या गलती कर दी? क्या गलती कर दी? ब्रैकेट में नहीं लिखा, अब सही है। तो मेरे बेटा बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो जवाब है एफ अपॉन टी स्क्वायर और फोर्स का है एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 4। अब बताओ ए का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने दे दिया तुम्हें निकाल के, ये ए का और ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यदि ए का और बी का मिल गया तो ए अपॉन बी का तो निकाल लोगे यार, नहीं होने का। ए को बी से डिवाइड करना है, समझ में आ गया बेटा? झूठ तो नहीं बोल रहा कोई, बोल बेटा। क्या बना देते? इससे क्या होगा? एग्जाम्पल दो, हो सकता है मैं ना समझ पाया हूँ क्या बता रहे। कई बार बच्चे सही पूछते हैं, पूछने का तरीका नहीं पकड़ पा रहे। बोलो जो तुम कहना चाह रहे हो उससे से बोलो। उससे बेनिफिट तो नहीं हो रहा। आप बताओ बेटा, मान लो मैं लिख दूं, तुम ये कह रहे हो ए रूट एक्स इक्वल टू एफ माइनस बी टी स्क्वायर। अब उसमें बी का तो नहीं पता, डायमेंशनल फॉर्मूला पहले बी का भी थोड़ी मालूम था या मालूम था? दो वेरिएबल है, मैं तो एक बात जानता हूं, ए का नहीं पता, बी का नहीं पता, दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते।
एक वेरिएबल, देख बेटा मैं तुम्हें एक मैथ्स का फंडा बताऊं, मैं कहूं 2x + 3 = 7, x की वैल्यू बताओ, निकाल दोगे, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन। मैं कहूं 2x + 3y = 7, x और y बताओ, तो आप कहोगे दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन से नहीं निकलेंगे, दो इक्वेशन दीजिए। अब मैंने दूसरी इक्वेशन दे दी 3x + 2y = 11, इन दोनों को सॉल्व करके x और y आ जाएंगे। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अब दिक्कत पिछले वाले में ये थी कि मेरे वेरिएबल थे दो, इक्वेशन थी एक, मैं नहीं निकाल सकता था, तो मुझे किसी तरह से दो इक्वेशन बनानी थी। तो मैंने पहली इक्वेशन ये बनाई कि सिर्फ a√x का डायमेंशन f वाला है और दूसरा bt² का डायमेंशन f वाला है, तो दो कंडीशन बना दी। ठीक, और कोई डाउट किसी को भी? मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला भी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4, सारे एक से बढ़कर एक धमाकेदार हैं, है आसान, लिखने के तरीके भी देखना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, ये भी 11th में टफेस्ट क्वेश्चन में आता है। मैं ये नहीं कह रहा ये जो कंपटीशन का बता रहा हूं ये 11th में नहीं आ सकते, 11th में कई बार टफ पेपर आ जाता है, तो जब 11th का टफेस्ट आएगा तभी आएंगे, नहीं तो इनसे नीचे नीचे आएंगे। मेरे बेटा प्रेशर = a-t² / bx, तुमसे कह रहे हैं a/b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। दो वेरिएबल कौन कौन से, और इक्वेशन एक, वेरिएबल दो, इक्वेशन एक, बहुत ना इंसाफी, दो बनानी पड़ेंगी। पहले एक बात बताओ, जो चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं क्या वो अलग अलग डायमेंशन की हो सकती हैं? ए में से t² माइनस हो गया तो गारंटेड ए और t² सेम डायमेंशन होंगे। जिसे कैच करना आ गया लॉजिक, उसके लिए बहुत आसान है। ए में से t² माइनस हो गया, अब यदि a में से t² माइनस हो गया तो a और t² अलग डायमेंशन के नहीं हो सकते, तो यहां पर लिखूंगा एज t² इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a implies they must have सेम डायमेंशन। तो इसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला और t² का एक ही है, पहला आंसर। तो a का क्या है t² और इसका भी क्या है t², तो हो गए माइनस। अच्छा अब आ जाओ दूसरा पार्ट, p = a - t² / bx, तो b = a - t² / px। अब मेरा आंसर आने के लिए बिल्कुल बेकरार है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो मुझे, a का क्या था देख के बता दो, a का, और t² का क्या था t², a का क्या था t² का क्या था, और t² - t², 0 या t², या 0, a का क्या है और t² का, और t² - t², ये चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा किसी को? देख ले कभी फिर मुझे दुख को बाद में नहीं आ रहा ना। तो ये हो गया t²। अब नीचे p क्या है, प्रेशर है या पावर है, ये पढ़ लूंगा क्वेश्चन में। हाँ जी, p है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब mLT - 2 / L², ये हो गया प्रेशर। x क्या है ये भी पढ़ लो, डिस्टेंस ही होगा, x है डिस्टेंस यानी कि L। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, b का निकल गया, बताइए a का निकाल चुका, b का निकाल चुका, दोनों को डिवाइड कर दो, a/b का आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, आगे तो कर लोगे। जिसको सारे समझ में आ गए हाथ को दिखाइएगा, क्या दिक्कत है?
जिसे सारे समझ में आ गए हाथ उठाइएगा, और दिक्कत हो हाथ नीचे, फिर फंस गए, हाथ नीचे कर लो।